हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स चैप्टर का सेकंड पार्ट। अभी तक हमने पढ़ा एयर की कुछ प्रॉपर्टीज को, जैसे एयर गर्म करने पर एक्सपेंड होती है यानी फैलती है, ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है आदि। और हमने समझा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यानी अर्थ पर सभी ऑब्जेक्ट्स पर एयर का एक दबाव पड़ता है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं विंड करंट्स यानी पवन धाराएं, यानी हवा कैसे चलती है। चलिए अब देखते हैं विंड करंट यानी पवन धाराएं कैसे चलती हैं। पृथ्वी पर हवाएं दो कारणों से चलती हैं। पहला, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड यानी जमीन का असमान रूप से गर्म होना। दूसरा, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर यानी जमीन और जल का असमान रूप से गर्म होना। चलिए पहले देखते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड। बच्चों चलिए थोड़ा अर्थ को समझ लेते हैं। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, एक रिवीजन कर लेते हैं। अर्थ को कुछ काल्पनिक रेखाओं की मदद से अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, जिससे अर्थ दो भागों में बंट जाती है। ऊपर के भाग नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग साउथ हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा, 30 डिग्री लैटिट्यूड यानी 30 डिग्री अक्षांश रेखा और 60 डिग्री लैटिट्यूड यानी 60 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार अर्थ के निचले भाग की अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं साउथ लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। जैसा आप देख सकते हैं कि लाइन ए सबसे छोटी है, फिर लाइन बी और सबसे लंबी लाइन सी। इसका मतलब इक्वेटर के आसपास के इलाके सन के सबसे ज्यादा नजदीक हैं और जैसे जैसे पोल्स यानी ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, सन से दूरी भी बढ़ती जाती है। अर्थ पर इक्वेटर के पास के इलाकों में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये सन से सबसे पास हैं और दूसरा यहाँ पर सन की वर्टिकल रेडिएशंस यानी डायरेक्ट रेडिएशंस जाती हैं। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, रेडिएशन स्लैंट होती जाती हैं। स्लैंट मीन्स तिरछा होना। तो सन से दूरी भी बढ़ती चली जाती है, जिससे हीट कम होती जाती है। यही कारण है कि इक्वेटर के पास गर्मी और पोल यानी ध्रुव के पास ठंड होती है। ध्रुवों पर ठंड होने का कारण ये भी है कि वहां 6 महीने सूरज नहीं आता, जिससे वह इलाका गर्म नहीं होता। बच्चों, जब सूरज की रोशनी अर्थ पर पड़ती है तो इक्वेटर पर पहुंचने में उसे सबसे कम समय लगता है, क्योंकि इक्वेटर तक का डिस्टेंस सबसे कम है। इसका मतलब जो जगह इक्वेटर लाइन के आसपास है वहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाएंगे यानी ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी। और बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि ध्रुवों पर और उसके आसपास सारे साल बर्फ रहती है। इसका मतलब अर्थ के बीच यानी इक्वेटर के आसपास अर्थ सबसे ज्यादा गर्म रहती है, और क्योंकि यहाँ सूरज की गर्मी सबसे पहले पहुंचती है, इस कारण ये जगह सबसे जल्दी गर्म भी होती है, जिस कारण इक्वेटर के ऊपर की हवा गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है और ऊपर को उठने लगती है। अब जैसे ही ये हवा ऊपर उठती है तो वहां खाली जगह हो जाने के कारण दबाव कम हो जाता है और नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण 30 डिग्री लैटिट्यूड की हवा इक्वेटर की तरफ आने लगती है। इसी तरह जैसे ही 30 डिग्री वाली जगह खाली होगी तो वहां पर प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे में 60 डिग्री वाले एरिया से हवा वहां आ जाएगी और इस तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ हवा और साउथ से नॉर्थ की तरफ हवा चलने लगेगी, यानी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ हवा चलने लगेगी। इससे ये भी पता चलता है कि हवा ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती है, जैसा कि हमने देखा कि हवा पोल्स से इक्वेटर की तरफ चलती है। चलिए अब देखते हैं विंड करंट्स का दूसरा कारण।
अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी जमीन और जल का असमान रूप से गर्म होना। बच्चों, ये आपने चैप्टर 4 हीट में भी पढ़ा था, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में। चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। बच्चों, विंटर्स यानी सर्दियों में हवा लैंड यानी जमीन से समुद्र की तरफ चलती है, और समर्स यानी गर्मियों में हवा सी यानी समुद्र से लैंड की तरफ। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। बच्चों, इसमें सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि जमीन पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। यानी गर्मियों में सूरज निकलने पर जमीन समुद्र के मुकाबले पहले गर्म हो जाती है। इस वजह से जमीन के ऊपर की हवा कन्वेक्शन के कारण गर्म होने लगती है और हल्की होकर ऊपर चली जाती है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक नंबर से हवा ऊपर उठने लगती है, जिससे वहां प्रेशर कम हो जाता है। और जैसा हमने देखा कि हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ चलती है। जैसे ही एक नंबर पर जगह खाली होती है तो 2 नंबर यानी समुद्र के ऊपर की हवा एक नंबर की जगह भर देती है, और अब 2 नंबर की जगह खाली हो जाती है। तो जहां 3 नंबर की हवा आ जाती है, क्योंकि समुद्र के ऊपर की हवा ठंडी होने के कारण भारी होती है। अब जैसे ही 3 नंबर की जगह खाली होती है तो 4 नंबर से हवा उसकी जगह ले लेती है, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, जिससे समुद्र से लैंड की तरफ हवा चलने लगती है। बच्चों, समर्स में जो हवा सी से लैंड की तरफ चलती है उसमें ज्यादा वेपर्स यानी वाष्प होती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। इसी हवा को हम मानसूनी हवाएं बोलते हैं। इसका ठीक उल्टा विंटर्स में होता है। लैंड सी के मुकाबले जल्दी ठंडी हो जाती है, और समुद्र का पानी लैंड के मुकाबले गर्म रहता है। और अब समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होने के कारण ऊपर उठने लगती है, और जमीन के ऊपर जो हवा ठंडी होती है वो उसकी जगह ले लेती है, और इस तरह लैंड से सी को हवा चलने लगती है। बच्चों, विंटर्स में जो हवा लैंड से सी की तरफ चलती है उसमें वेपर्स यानी वाष्प कम होता है, इसलिए सर्दियों में बारिश कम होती है। चलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले अभी तक जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। बहती हुई हवा को वायु यानी विंड कहते हैं। हवा अर्थ पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स पर प्रेशर डालती है। नेक्स्ट, जब हवा बहती है तो वहां एयर प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट, हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है। नेक्स्ट, हवा गर्म करने पर एक्सपेंड होती है यानी फैलती है। नेक्स्ट, हवाओं के चलने का बड़ा कारण है अनइवन हीटिंग, यानी अर्थ पर लैंड और वाटर का असमान रूप से गर्म होना। नेक्स्ट, हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। नेक्स्ट, गर्मियों में हवा सी से लैंड की तरफ चलती है, और सर्दियों में लैंड से सी की तरफ। ओके बच्चों, आज इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।